चलिए देखिए, तो आज हम लोग को अब देखना है भारत का जो संवैधानिक विकास रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ये क्या है। देखिए, जो संविधान की हम लोग बात करते हैं, जहाँ पर तमाम प्रकार के आपने पॉलिटी के सेक्शन में पूरा पढ़ा कि कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आप जानते हैं कि भारत की पृष्ठभूमि में जिस संविधान का निर्माण हुआ है वो संविधान अचानक से ऐसा बन के तैयार नहीं हुआ है। जब अभी हम आगे पॉलिटी की क्लास में देखेंगे कि भारत में जो संविधान के प्रावधान हैं, एक सरल शब्दों में तो बता ही दिया था कि 60 देशों के संविधान को पढ़कर लाए गए हैं। उसके बाद भारत में जो है वो भिन्न भिन्न देशों से संविधान के जो प्रावधान है उसके स्रोत कहाँ कहाँ से लाए गए हैं उस पर भी चर्चा किया गया है। ठीक है, तो संविधान में सबसे ज्यादा जो विषय लाए गए हैं वो कहाँ से लाए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्योंकि ब्रिटिशर्स के शासनकाल में भारत के क्षेत्रों में जो अंतिम ब्रिटेन की संसद से बनकर के कानून आया था वो भारत शासन 1935 का था, भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 तो अंतिम था ना। प्रारंभिक समय से न जाने कितनी बार समय समय पर क्या हो गए, ब्रिटेन की संसद से कानून बनकर के आते रहे। और वही कानून मतलब हम लोग शुरू करेंगे तो 1773 से बनकर आना प्रारंभ हुआ। इसका मतलब लगभग कह सकते हैं कि 1773 से लेकर के अगर हम लोग 1935 तक की बात करें तो लगभग 160-65 सालों तक क्या हो रहा है, लगातार ब्रिटेन से कानून बन के आ रहे हैं। उसी कानून को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, भारत की पृष्ठभूमि में क्या किया जा रहा है, वो स्थापित किया जा रहा है, व्यवस्थाओं में लागू कराया जा रहा है। फिर अंततः 1935 भारत शासन अधिनियम। और 1935 भारत शासन अधिनियम ऐसा तो नहीं कि केवल 1935 में जो नए नियम आए वही है, पीछे से भी जितने आ रहे थे वही था। तो कुल मिलाकर के ये जो पहली बार ब्रिटेन से भारत के लिए कुछ नियम बन के आए तब से लेकर अंतिम समय तक जितने भी प्रावधान बन के आए वो कहीं ना कहीं भारत के मूल संविधान के विकास में एक क्रमिक प्रगति के रूप में भी आप देख सकते हैं। यद्यपि ब्रिटिशर्स काल में उसमें जो प्रावधान लाए गए थे उसका प्रारंभ हुआ था ब्रिटेन की कंपनी पर नियंत्रण के लिए। क्योंकि आप जानते हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में क्या हुआ, ब्रिटेन की कंपनी आकर के शासन करना प्रारंभ किया। और जब ब्रिटेन की कंपनी ने आकर के भारत में शासन करना प्रारंभ किया तो ऐसे समय में क्या हो रहा था कि कंपनी मनमाने तरीके से काम करने लगी थी। मुख्य रूप से जब बंगाल में उन्होंने पहली बार अपना एक राजनीतिक मजबूत स्थिति को प्राप्त किया, यानी प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद। और उस दौर में फिर वहां पे क्या किया, द्वैध शासन लगा दिए। जब द्वैध शासन लगाए तो एक व्यापारिक लाभ के दृष्टिकोण से अंधाधुन भारत का वहां पर द्वैध शासन के माध्यम से शोषण करना प्रारंभ किए। अब उससे क्या हो रहा था, एक तरफ भारत में तो उसका विरोध हो ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं क्या था, ब्रिटेन की संसद में भी लेकर के उसके मनमाने तरीके से कार्य करने पर दबाव पड़ रहा था। अपोजिशन हर जगह होती है। अपोजिशन का मतलब जो सरकार में नहीं है उसके बाहर जितने लोग हैं वो सभी अपोजिशन हो जाते हैं, वो हर जगह होती है। तो ब्रिटेन में भी तो उस समय कोई एक सरकार में रहा होगा और उसके खिलाफ जो रहेंगे वो हमेशा सरकार को गलत साबित करने में क्या होगा, उसके खिलाफ अपोजिशन का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके माध्यम से ब्रिटेन की संसद में क्या हो रहा था, दबाव पड़ रहा था। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जब कंपनी मनमाने तरीके से लाभ कमा रही थी तो जाहिर सी बात है कि लाभ का जो वितरण कंपनी और सरकार के बीच में निर्धारित किया गया होगा उसमें कहीं ना कहीं कंपनी ज्यादा लाभ ले रही होगी, जिसका सही रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं कर रही होगी। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब जब कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार के लिए पहली बार भेजा गया तो ऐसे समय में कंपनी सिर्फ नहीं आई थी, बल्कि कंपनी जो लाभ कमा रही थी उस लाभ का कुछ अंश जो है वो ब्रिटेन की संसद को यानी सरकार को देना भी तो निर्धारित किया गया रहा होगा। अब जब कंपनी मनमाने तरीके से कर रही थी, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा रही थी, तो ब्रिटेन के सरकार के पास यानी हम कहें महारानी या जो महाराजा थे उनके पास सही रिपोर्ट कैसे जाएगी, क्योंकि कंपनी पर नियंत्रण के लिए कोई सिस्टम तो था नहीं। यहीं से क्या हुआ, भारत में पहली बार नियमों का प्रावधान आना प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो सबसे पहली बार जो आया था वो आया 1773 में। ये जो 1773 में पहली बार कानून बन के आया इसे हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट देखिए, इसको हम लोग 2 दिन की क्लास में कवर करेंगे।
एक दिन की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 1853 तक जितने भी अधिनियम या कानून बन करके आए हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसका मतलब 1853 के बाद आप देखेंगे जो अगला आएगा वो 1858 में आएगा, और 57 की क्रांति के बाद क्या होगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। तो इससे पहले जितने प्रावधान थे उसको एक्ट के नाम से जनरली आप सुनेंगे, और जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 में आना प्रारंभ होगा तो उसके लिए आप अधिनियम शब्द का प्रयोग सुनते हैं। हालांकि वो भी है एक्ट, कानूनी है, लेकिन शब्द में आपको विभेद देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, क्योंकि अब आप लोग 1857 की क्रांति पढ़ के आ रहे हैं, तो 1857 से पहले यानी आज की क्लास में हम लोग जितने भी नियमों की बात करेंगे वो सभी नियम किसके लिए लागू होंगे, वो कंपनी के लिए लागू होंगे। लेकिन जब 1858 से बनने वाले नियमों पर चर्चा हम लोग करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, जो कानून बन के आएंगे, अब वो भारत पूरा ब्रिटेन संसद के नियंत्रण में हो गया था। इसका मतलब ब्रिटेन की संसद से भारत की राजनीति पे प्रत्यक्ष रूप से भारत के लोगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार के प्रावधान को लागू कराना था वो कानून बन के आएगा। तो फिलहाल आज की क्लास में 1853 तक के हम लोग चार्टर एक्ट की बात करेंगे, ठीक है। वहीं पे बताया कि सबसे पहला जो भारत में मतलब पहली बार ब्रिटेन से कोई कानून बन के आया था वो क्या था, 1773 में आया था। इसे क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। कारण मैंने बता दिया कि जब बंगाल पर नियंत्रण स्थापित हो गया, द्वैध शासन लागू किया, मनमाने तरीके से वहां से लाभ कमाया, और कंपनी के इसी मनमाने तरीके से कार्य करने की जो शैली थी उस पर नियंत्रण करने के लिए पहली बार ब्रिटेन की संसद से कंपनी के लिए कानून बन के आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये पहली बार कंपनी पर नियंत्रण के लिए ब्रिटेन की संसद से कानून बनकर आया। पहली बार ब्रिटेन की संसद से कानून बन के आया, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो पहली बार ब्रिटेन की संसद से कानून बन के आ रहा है तो ध्यान से समझिएगा। यहां पर 1600 में क्या हो रहा है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना होती है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये महारानी के आदेश से भारत में एक लाइसेंस लेकर के, यहां कह सकते हैं पूर्वी देशों में लाइसेंस लेकर के व्यापार करने के लिए आया था। और ये लाइसेंस जो था यानी कंपनी को जो ब्रिटेन के महाराजा या महारानी या कहें शाही परिवार द्वारा जो भारत या पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार था वो 15 सालों के लिए अधिकृत होता था, और बार बार फिर क्या होता था, उसको 15 सालों के लिए बढ़ा दिया जाता था। लंबे समय तक ऐसी प्रक्रिया चलती रही, ठीक है, मनमाने तरीके से वो काम करते रहे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में पहली बार कंपनी पर नियंत्रण के लिए ब्रिटेन की संसद से बनकर के एक कानून आया, ठीक है। आइए दूसरे स्तर पर चर्चा हम लोग करें। देखिए यहां पर क्या हुआ, दो बड़े बदलाव किए गए, दो बड़े बदलाव इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक क्या किया गया, एक ब्रिटेन में, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये भारत में। ब्रिटेन में क्या किया गया, ब्रिटेन में एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का गठन हुआ। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, इसका मतलब क्या हो गया, निवेशकों का समूह। जब हम निवेशकों के समूह की बात करते हैं तो ये उन लोगों का समूह था जिन लोगों ने क्या किया था, कंपनी पर पैसे निवेश किए थे, ठीक है। इनका पैसा पूरी कंपनी में लगा हुआ था। अब दूसरे स्तर पे कौन था, दूसरे स्तर पर अब ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स द्वारा क्या बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। ये वास्तव में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे, तो ये 24 सदस्यों के समूह थे। 24 सदस्यों के समूह,
अब ये 24 सदस्यों के समूह का तात्पर्य क्या है? ये वास्तव में जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो थे, इन्हीं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के माध्यम से क्या हुआ, 24 सदस्यों का क्या बनाया गया, एक समूह बना दिया गया। अब इनके माध्यम से क्या होता था, पूरे ब्रिटेन की कंपनी का जो कार्य था उसका संचालन होता था, कार्य का संचालन। एक तरह से आप ऐसे समझिए कि ये लोग हो गए कंपनी के बॉस, जिन्होंने लगाया कंपनी में पैसा। बॉस कभी काम तो करता नहीं है, वो कई मैनेजर रख लिया जिसने काम को बेहतर तरह से संचालित किया जा सके और उसका पूरी तरह से कैसे नियंत्रण किया जा सके उसका क्या करेगा, मतलब देखभाल करेगा, संचालन करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या हो गए, यही 24 सदस्य हो गए। ठीक है, अब इस 24 सदस्यों का ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इन 24 सदस्यों में क्या होता था, 24 सदस्यों में एक होता था अध्यक्ष और दूसरा होता था उपाध्यक्ष। एक होता था अध्यक्ष और दूसरा होता था उपाध्यक्ष। अब ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कहां से होता था, तो ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते थे इनका चुनाव वो 24 सदस्यों में से ही हो जाता था। कैसे देख रहे हैं, लोकसभा में जितने सदस्य हैं उन्हीं में से क्या हो रहा है, एक को अध्यक्ष चुन लिया जा रहा है और एक को क्या कर रहा है, उपाध्यक्ष चुन लिया जा रहा है। वैसे यहां पर भी क्या था, अब लोकसभा जितनी बड़ी संस्था तो नहीं थी, तो 24 ही सदस्य थे, इन्हीं सदस्यों में से क्या होगा, एक अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और एक उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ठीक है, आइए अब दूसरे स्तर पर अगर हम लोग बात करें, दूसरे स्तर पे क्या काम हो रहा है, भारत में क्या हुआ। भारत, तो भारत में जो बंगाल के गवर्नर थे, भारत में जो बंगाल के गवर्नर थे, इन्हें क्या किया गया, इन्हें बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, ये वास्तव में क्या हो गया, पूरे भारत में जो ब्रिटिश कंपनी थी इसका सबसे बड़ा अधिकारी था, सबसे बड़ा अधिकारी। पूरे भारत में ब्रिटेन की कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया था, गवर्नर जनरल हो गया था। अब ये वास्तव में था कौन, कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। जब हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो जानते हैं 1773 से लेकर के कब तक थे, 1773 से 1785 तक। ठीक है, इन्हीं के समय में क्या हो रहा था, द्वैध शासन को समाप्त किया जा रहा था। अब इसके अलावा देखिए, ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वास्तव में बंगाल के गवर्नर जनरल का क्या था, 4 सदस्यों का, 4 सदस्यों का परिषद होता था। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग पूरी संरचना देखें तो भारत में जो निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय किस आधार पर लिए जाएंगे, एक होगा जिसे आप कहेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल, और 4 हो गए इसके क्या, परिषद के सदस्य। अब यहां पर क्या होगा, जो निर्णय लिया जाएगा वो किसके आधार पर लिया जाएगा, वो निर्णय लिया जाएगा बहुमत के आधार पर। बहुमत के आधार का तात्पर्य क्या है, जानते ही हैं कि कहीं पर क्या होता है, जब कोई निर्णय लिया जा रहा है, देखिए मान लेते हैं ये 4 सदस्यों में से 2 लोग किसी एक पक्ष में रहे और 2 लोग किसी एक पक्ष में रहे, तो जाहिर सी बात है निर्णायक मत किसके पास आ जाएगा, निर्णायक मत जो होगा वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास आ जाएगा। और अगर वो किसी एक की तरफ जाता है तो संरचना भी तो बड़ी हो जाएगी, 3 होगी कि नहीं होगी। और आप पढ़ क्या रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास।
कहीं ना कहीं जो संविधान के विकास का मूल आधार आप देखिए, जो आज हमारा संविधान कार्य करता है, कैसे करता है, हर प्रावधान में देखेंगे बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर सरकार का गठन, बहुमत के आधार पर आप देखते हैं जो लोकसभा या राज्यसभा होता है वहां बिल पास करने का प्रावधान, सब कुछ बहुमत के ही आधार पर होता है। इसका मतलब सभी लोग अपना अपना मतदान करते हैं और जहां संख्या ज्यादा होती है उसके आधार पर निर्णय ले लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आप राजतंत्रात्मक व्यवस्था पढ़ते थे तो वहां आप देखते थे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। इसका मतलब परिषद जैसी कोई चीज ही नहीं होती थी, उसका मंत्री परिषद अगर होता भी था तो केवल एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता था। कभी मतदान करके वो अपना मतलब ज्यादा बहुमत में होने पर निर्णय प्रभावित नहीं कर सकता था, ठीक है। अब दूसरा काम क्या हुआ तो देखिए, ये क्या था, ये बड़ा बदलाव 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद फिर दूसरे स्तर पे क्या हो रहा है? दूसरे स्तर पे आप देख रहे हैं भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल का सृजन, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और क्या कार्य हो रहा है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो अगला काम हो रहा है वो हो रहा है कि यहां पर एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात कही गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो उच्चतम न्यायालय की बात हम लोग कर रहे हैं, ये वो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं, मतलब ब्रिटिशर्स काल में पहली बार जो एक न्यायालय खुला वो आप कह सकते हैं कौन सा था? वो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। और अब ये 1774 में कलकत्ता में खुला और ये जो 1774 में भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो रही है, इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ये मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजा एमके। और इनके साथ क्या थे? 3 कार्यकारी न्यायाधीश थे। इसका मतलब जैसे अगर आज आप सुप्रीम कोर्ट की संरचना देखते हैं तो मूल संविधान में आपने देखा ना कि एक मुख्य न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला काम आपने देखा, देखिए 3-4 पॉइंट पे उसको ध्यान रखिए, समझाने में कई पॉइंट आ रहे हैं। पहला काम आप ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन की संसद द्वारा पहली बार कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। बदलाव ब्रिटेन में भी हुआ, भारत में भी हुआ। ब्रिटेन में 2 संस्था का गठन हुआ। पहला कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जिसे कहते हैं निवेशकों का समूह। दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ जो प्रोप्राइटर्स थे वो पूरा पैसा कंपनी में लगाए हुए थे, उनके द्वारा पूरे कंपनी के संचालन को नियंत्रित करने के लिए 24 सदस्यों का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान था, जो 24 सदस्यों में से ही चुन लिए जाते थे, ठीक है। दूसरे स्तर पे क्या हो रहा है? दूसरे स्तर पर फिर भारत में जो बंगाल के गवर्नर थे उनको क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब ये भारत में कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी हो गए। इनकी जो कार्य दक्षता थी उसको बढ़ाने के लिए 4 सदस्यों का यहाँ पर क्या किया गया? एक परिषद गठन कर दिया गया और इस प्रकार निर्णय लिया गया कि अब 5 सदस्यों की ये जो समिति होगी या परिषद होगा, इसमें निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 का क्या खुला? 1774 में उच्चतम न्यायालय का गठन हो रहा है। एलिजा एमके उसके मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला आया, इसके बाद जो अगला आया वो आया 1775
चौरासी में, और ये 1784 में जो आया वो क्या आया? अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है, इसमें क्या हुआ? थोड़ा दो स्तर पर यहां पर आप देखेंगे कि दो कार्य किए गए। पहला कार्य क्या किया गया? पहले कार्य के तहत यहां पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, अब इन पर भी नियंत्रण करने के लिए 24 सदस्यों का था कि नहीं था? अब इन पर भी नियंत्रण करने के लिए क्या किया गया? एक और समिति का गठन किया गया, जिसे क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले वाले में आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं? कंपनी किस तरह से कार्य संचालित कर रही है, उसका पूरा नियंत्रण है, बागडोर उनके हाथ में है। अब ये 24 सदस्य किस तरह से काम कर रहे हैं, इनके ऊपर क्या हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसका जो प्रमुख होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होने का तात्पर्य क्या है? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होने का तात्पर्य हो गया कि कहीं ना कहीं अब सरकार इसमें अपने आप को लाने लगी। मंत्री होगा ना, ब्रिटेन की सरकार का मंत्री, अब अगर वो पूरे प्रमुख के रूप में आ गया यहां पर, तो इसका मतलब कंपनी पर नियंत्रण धीरे धीरे सरकार का होने लगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम यह हुआ कि जो 4 सदस्यों का परिषद था, 4 सदस्यों का जो परिषद था, इसमें क्या किया गया? ये सदस्यों की संख्या जो 4 थी उसको हटा करके क्या कर दिया गया? 3 कर दिया गया। ये भारत में हो रहा है, ये ब्रिटेन में हो रहा है। अब जब सदस्यों की संख्या 3 कर दी जाएगी तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? 3 सदस्यों के कारण अब यहां पर एक बंगाल का गवर्नर जनरल, 3 सदस्य, संख्या कितनी हो गई? 4। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि यदि हम मान लेते हैं कि बहुमत के आधार पर निर्णय लेने की स्थिति में सिचुएशन 2 and 2 की हो गई, अब ऐसे में निर्णय किसका माना जाएगा? जिस तरफ बंगाल के गवर्नर रहे, जिस मत की तरफ अगर उनका समर्थन रहा वही मान लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो जो बंगाल के गवर्नर थे उनकी शक्ति को क्या किया गया है? थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहां 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। दूसरा पॉइंट क्या है? जो 4 सदस्यों की समिति थी अब उनको क्या कर दिया गया? 3 कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा आया वो आया 1786 का। ये एक तरह से संशोधन अधिनियम था। अब ये संशोधन अधिनियम क्या है? तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, ये जो लाया गया था ये किसके लिए लाया गया था? ये किसके लिए लाया गया था? ये लाया गया था, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित हुआ था इसके पास इतनी भी शक्ति थी कि ये जो भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनको क्या कर सकता था? उनके पदों से हटा सकता था, और साथ ही साथ क्या था? उनको पद पर नियुक्त भी कर सकता था। ये शक्ति भी किसके पास थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थी। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो लाया जा रहा है 1786 का संशोधन अधिनियम। अभी 1786 के संशोधन अधिनियम का प्रावधान क्या है? मुख्य रूप से ये लाया गया था क्योंकि आप जानते हैं वो 1773 से लेकर के 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था। 86 में कौन आ रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस आ रहे हैं। मुख्य रूप से यहां पर जो प्रावधान लाया गया वो किसको ध्यान में रखते हुए? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ध्यान में रखते हुए लाया गया था। तो यहां पर क्या काम किया गया? जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल,
ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ये वास्तव में क्या होते थे, सारे प्रशासनिक कार्यों के प्रमुख होते थे, प्रशासनिक कार्यों के प्रमुख। लेकिन 1786 संशोधन के तहत क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को सेना के प्रमुख का भी अधिकार दे दिया गया। अब इस तरह से क्या हो रहा है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो क्या हो रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल ना केवल प्रशासनिक माने पूरी प्रशासनिक शक्ति का, बल्कि सैन्य शक्ति का भी प्रमुख हो गया। जैसे आज के समय में देखते हैं ना कि किसी एक जिले के स्तर की बात हम लोग करें तो जो प्रशासनिक शक्ति होता है उसका प्रमुख डीएम होता है, और जब आप बात करते हैं पुलिस सेवा की तो उसका प्रमुख कौन होता है, एसपी होता है। लेकिन अब यहां पे क्या किया गया, प्रशासनिक और सैन्य शक्ति दोनों का प्रमुख किसे बना दिया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया गया, अब यहां पर जो आप देख रहे थे कि अभी आपने पीछे देखा ना कि 4 सदस्यों की जो समिति थी उसमें जो निर्णय होता था, अच्छा कल्पना करके देखिए कि अगर कोई ऐसा निर्णय हो जाए कि बंगाल का गवर्नर जनरल अकेले हो जाए और जो अन्य 3 सदस्य हैं वो एक तरफ हो जाएं, तब कौन सा निर्णय लिया जाएगा, बहुमत के आधार पर लेना है, तब तो बंगाल का गवर्नर अकेला पड़ गया ना, तो कहीं ना कहीं जो परिषद के सदस्य थे उनके आधार पर बहुमत साबित हो गया। तो यहां पर क्या किया गया, इस प्रावधान को भी समाप्त किया गया। मतलब कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो अब जो परिषद होगा उसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, चाहे तो उसके निर्णय को नकार सकता है। ठीक, यहां पर 2 ही पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट में कौन था, तो पहला ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा 1786 का जो संशोधन अधिनियम लाया गया, संशोधन समझते हैं ना, पीछे जो प्रावधान थे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देना। मुख्य रूप से जो संशोधन अधिनियम लाया गया था वो किस लिए लाया गया था, एक तो इसलिए लाया गया था ताकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको सैन्य सेवा का भी प्रमुख घोषित किया जा सके, दूसरा निर्णय लेने में उसकी जो शक्ति है अब उसको क्या कर दिया जाए, सर्वोपरि कर दिया जाए। अब वो किसी भी परिषद के अधीन होकर के निर्णय न लेने के लिए भी स्वतंत्र था। ठीक है, अब इसके बाद फिर आ रहा है 1793। 1793 का अधिनियम, ध्यान देते चलिएगा। 1773, 1784, 73 वाले को कहे रेगुलेटिंग एक्ट, 84 वाले को कहे पिट्स इंडिया एक्ट, 86 संशोधन अधिनियम और फिर 1773 का अधिनियम। ठीक है, सॉरी 1793 का अधिनियम। अब देखिए जो 1793 का अधिनियम था इसमें क्या क्या हुआ, तो सबसे पहला क्या हुआ कि कंपनी का कार्यकाल क्या हुआ, कार्यकाल ये 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और यहां से जो कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष के लिए बढ़ा, फिर आप देखेंगे प्रत्येक अधिनियम 20 वर्ष के बाद आना प्रारंभ हो गए और हर 20 वर्ष के अधिनियम के बाद 20 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो आगे का आपको जो ईयर है वो याद रखना बड़ा मतलब आसान हो जाएगा। 1793 आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा 1813, फिर आ जाएगा 1833 और फिर आ जाएगा 1853। ठीक है, तो 20 वर्ष के लिए क्या किया गया, कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। अब जब 20 वर्ष को कार्यकाल के लिए बढ़ाया गया तो और क्या क्या यहां पे किया गया, दूसरा काम यह किया गया कि प्रत्येक प्रांत को, प्रत्येक प्रांत यानी यहां प्रांत का तात्पर्य ब्रिटिश प्रेसिडेंसी से है, और ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में कौन है, तो एक तो बंगाल है ही, बंगाल, दूसरा आप देख रहे हैं मद्रास, और तीसरा क्या हो गया, बंबई। अब प्रत्येक प्रेसिडेंसी को उसके गवर्नर प्लस परिषद के अधीन कर दिया गया। इसी तरह से यहां पर भी गवर्नर परिषद और यहां पर भी गवर्नर परिषद हो गए, सभी जगहों पे क्या हो गए, गवर्नर उसके परिषद हो गए। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो क्या हो गया,
क्योंकि वो वैसे भी कंपनी का सबसे प्रमुख अधिकारी था। तो अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, ये तीसरे पॉइंट में, बंगाल के गवर्नर जनरल को समस्त प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल थे उनका क्या कर दिया गया, उनका प्रमुख कर दिया गया। इसके अलावा और क्या किया गया, इसको यहां का पर्यवेक्षक का अधिकार दे दिया गया। वो एक प्रमुख है तो वहां जिस भी प्रकार से कार्य चल रही है उस कार्य का एटलीस्ट वो ऑब्जर्वेशन कर सकता है ना, उसकी निगरानी कर सकता है ना, पूछताछ कर सकता है ना, जांच पड़ताल कर सकता है ना, वही सब क्या हो गया, पर्यवेक्षक हो गया। इसलिए उस पर निगरानी करना, नियंत्रण रखना, ये सारे इसके अधिकार क्षेत्र में आ गए। ठीक है, 1793 3.20 वर्ष के लिए कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। दूसरा, प्रत्येक प्रेसिडेंसी को उसके गवर्नर और परिषद के अधीन कर दिया गया। तीसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रमुख बना करके प्रत्येक प्रेसिडेंसी के पर्यवेक्षक का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण 1813 1835। तो अब हम लोग बात करते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। अब एक लाइन तो आप हर जगह बढ़ा सकते हैं, वो क्या कि 20 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। दूसरा काम क्या हो रहा है यहां पर, अभी तक क्या था, भारत में कंपनी का एकाधिकार था। इसका मतलब क्या था कि जो ब्रिटेन से भारत या पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार मिला था वो एकमात्र कंपनी को मिला था। लेकिन 1760 में ब्रिटेन में क्या हो रहा है, औद्योगिक क्रांति हो जा रही है। इस औद्योगिक क्रांति के बाद वहां पर क्या, कई पूंजीपति वर्गों का उदय हो रहा है। सभी ने अपने व्यापार के बढ़ाने के दृष्टिकोण से सरकार पे दबाव बनाया कि हमको भी बाहर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिलना चाहिए। उसी दबाव के तहत क्या हो रहा है, 1813 में पहली बार जो कंपनी का एकाधिकार था, कंपनी का एकाधिकार था, इस एकाधिकार को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अब एकाधिकार का समाप्त करने का तात्पर्य नहीं कि पूरी तरह से, एक तो था चाय और दूसरा था चीन। इसका मतलब चाय और चीन के साथ, चाय मतलब चाय पत्ती वही, तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी समस्त क्षेत्र में व्यापार जो है वो पूरे यूरोप के लिए खोल दिया गया। तो ध्यान रखिएगा यहां पर दो सवाल बनेगा। एक सवाल ये बनेगा कि कंपनी का पूर्ण रूप से जो एकाधिकार समाप्त किया गया तो वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, क्योंकि वहां पर चाय और चीनी से भी, मतलब चीन के साथ भी व्यापार, इन दोनों पर नियंत्रण हटा लिया जाएगा, सभी कर सकेंगे। यहां पर क्या हुआ है, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी ये कंपनी ही कर सकती है। तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक तो ये काम हुआ। दूसरा काम क्या हुआ, भारत में पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ईसाई मिशनरी, और ध्यान रखिएगा मुझे तो अब ऐसा लग रहा है ना कि पिछले 3-4 साल में देखते देखते मेरे जो है वो यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस का लेवल भी बहुत टफ हो गया है। मतलब ज्यादा 3-4 साल पहले तक का मैं पेपर देखता था, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते थे, फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते थे। जैसे यही बस एक लाइन में यही क्वेश्चन आज आपका आ जाएगा कि जो है क्या कहते हैं, मतलब ब्रिटेन में, भारत में पहली बार ईसाई मुस्लिमों का प्रवेश कब हुआ, चार्टर एक्ट दे देगा, आप बता देंगे आराम से। लेकिन देखते ही देखते क्या हो गया, पेपर का स्टैंडर्ड जो है बहुत ज्यादा टफ हो गया। कारण क्या है, कारण जाहिर सी बात है, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। एक तो छोटी छोटी जगहों पर शिक्षा का प्रसार होना, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूशन खुलना। पहले पता लगा किसी को यूपीएससी की तैयारी करना हो तो सक्षम नहीं होता था,
अब कौन दिल्ली जाकर पढ़ाई कर पाएगा, कौन इलाहाबाद जाकर पढ़ाई कर पाएगा, कौन उतनी महंगी फीस दे पाएगा। दूसरा सबसे बड़ा योगदान आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी कह सकते हैं, जहां पर YouTube पे बहुत से ऐसी चीजें जो आपको फ्री मिल जा रही है, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, गाइडेंस मिल सकता है आपको। बाकी ऑनलाइन अब जो कोविड के बाद से तमाम ऐप वगैरह चालू हो गए कि घर घर बैठ के लोग पढ़ाई कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों में पढ़ाई के स्तर को तो सुधारा है, खास तौर से जो प्रतिस्पर्धा वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, अभी भी जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं उनके शिक्षा में हो सकता है कोई बहुत ज्यादा व्यापक परिवर्तन ना हुआ हो, क्योंकि उनको सिर्फ इतने मतलब है कि हम मतलब फॉर्म फिलअप कर दिए हमारी डिग्री मिल जाए। लेकिन प्रतिस्पर्धी जो हैं अर्थात जो कॉम्पिटिटर स्टूडेंट हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमको नहीं मिलना है नौकरी। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ाई में सक्रिय हुए और मेहनत और ईमानदारी के साथ क्या है पूरी क्षमता अपनी लगा दिए हैं। तो पेपर भी उसी स्टैंडर्ड पे क्या होता है, टफ होता चला जा रहा है ना। तो मतलब ये मैं बता रहा हूं कि पहले इतने सरल क्वेश्चन आ जाते थे, ठीक, और अब ये सब क्वेश्चन बहुत मतलब ऐसा लगता है कि बहुत छोटे एग्जाम में सब पूछ सकता है, लेकिन फिर भी 3-4 पॉइंट के रूप में, कथन कारण के रूप में कई जगह से बनने की संभावना की हमेशा। जब आप कुछ पढ़े रहते हैं ना तो वही क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो आपको लगे बड़ा आसान है। जब नहीं पढ़े रहेंगे आप तो आसान क्वेश्चन भी आपको लगेगा पता नहीं कहां से पूछ लिया है। तो कहीं ना कहीं ईमानदारी से पढ़े रहेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे करके पूछेगा तो भी आप बात को समझ पाएंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ी हुई चीजों से बाहर आ रहा है कहीं। तो ईसाई मिशनरियों का क्या हो गया, भारत में पहली बार क्या हो गया, प्रवेश हो गया। अब ईसाई मिशनरी का तात्पर्य क्या है कि भारत में पहली बार ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले लोग, ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले लोग, ठीक है। और यहीं से बड़े पैमाने पर क्या होता, भारत में ईसाइयत का क्या होता, धर्मांतरण कराया जाता अलग अलग प्रावधान के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब इसके अलावा क्या होगा, 1813 चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ये और क्या हो रहा है, भारत में पहली बार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर निवेश की बात कही गई। 1 लाख रुपए शिक्षा पर निवेश की बात कही गई। आप समझ रहे हैं, पीछे हम लोग चर्चा करके आ रहे हैं, यहां पर कहीं से भी भारत में शिक्षा का विकास करना नहीं था, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भारतीयों को यह एहसास दिलाना था कि हम आपका उत्थान कर रहे हैं, हम आपका विकास कर रहे हैं। ठीक है, आगे आपने पढ़ा ही था कि किस तरह से 1835 तक ये 1 लाख रुपए खर्चे ही नहीं हो पा रहे थे, है ना। तो अब यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 3-4 पॉइंट। पहली बात ध्यान रखिएगा कि जो 20 साल का कार्यकाल था उसे पुनः बढ़ा दिया गया। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि जो 20 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है उसमें फिर जो कंपनी का एकाधिकार था चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर के समाप्त कर दिया गया। तीसरी चीज, ईसाई मिशनरियों का पहली बार भारत में प्रवेश हो रहा है। चौथी चीज, 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय की बात कही गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे 1833 चार्टर एक्ट। 1833 चार्टर एक्ट के तहत क्या कहा जा रहा है, पुनः वही चीज, 20 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। लगातार ये बात आप कर सकते हैं। फिर अगली बात क्या होगा, अब जो कंपनी का एकाधिकार था, एकाधिकार, इसको क्या किया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूप से समाप्त करने का मतलब कि अभी तक जो चाय और चीन के साथ व्यापार का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास था, अब उसको भी हटा दिया गया। यूरोप की कोई भी कंपनी अर्थात कोई भी उद्योगपति भारत में किसी भी तरह का व्यापार कर सकता है, इवन चाय का भी कर सकता है और चीन के साथ भी वो व्यापार कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ, अब यहां पर पहली बार क्या हुआ, जो
दास प्रथा है, दास प्रथा, इसको समाप्त करने के लिए क्या हुआ, एक कानून आया। इससे पहले पॉइंट और देख लीजिए, यहां पर एक और बड़ा काम क्या हो रहा है, ताकि फिर जो कानून लेके आया उसकी भी चर्चा कर लेंगे हम लोग। अब यहां पर 1833 चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर जनरल, अब इसको क्या कर दिया गया, इसको कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। इसका मतलब अब ये पूरे भारत का सबसे प्रमुख अधिकारी हो गया। कौन बना था, विलियम बेंटिक, ठीक है। और यही आप लोगों ने पढ़ा था कि विलियम बेंटिक के समय में ही, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में क्या हुआ, दास प्रथा उन्मूलन को लेकर, ध्यान रखिएगा, दास प्रथा संबंधित एक बात बताया था 1789 में, 1789 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनके समय में दास प्रथा को लेकर क्या कार्य हुआ था, दास प्रथा के व्यापार पर रोक लगा था, ठीक है। और यहां पर दास प्रथा पर ही रोक लग दिया था, ठीक है। देखिए यहां पर तो दास प्रथा उन्मूलन को लेकर के कानून आया, लेकिन आप जानते हैं कि ये समाप्त होते होते 10 साल लग गए थे। और 1843 में एलन बरो इसके समय में क्या हुआ, फिर दास प्रथा को समाप्त किया गया, ठीक है। तो एक पॉइंट, अब यहाँ पे एक दो पॉइंट और भी है। एक पॉइंट पहला आपने क्या देखा, तो 20 वर्ष के लिए बढ़ाएगा, कोई महत्वपूर्ण तो है नहीं। अब चाय और चीन के साथ व्यापार को सभी के लिए ओपन कर दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद होता था उसे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बना कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। इनके समय में क्या हो रहा है, दास प्रथा समाप्त करने को लेकर के कानून आया। 1843 में एलन बरो के समय में वो पूरी तरह से कानून को लागू करके दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या हुआ था, तो जो परिषद हुआ करता था, परिषद, ध्यान आ रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके साथ 4 सदस्य, पिट्स इंडिया एक्ट 1 सदस्य कम कर दिए, 3 सदस्य। अब यहां पे क्या हुआ, एक सदस्य को ला करके और जोड़े, और वो सदस्य कौन था, तो वो विधि वेता सदस्य था, जो भारत के गवर्नर जनरल, तो भारत के गवर्नर जनरल पद हो गया, भारत के गवर्नर जनरल के परिषद थे, वो 3 सदस्यों में एक सदस्य और लाके जोड़ दिया गया, और वो कौन था, विधि वेता था। लेकिन इसे पूर्ण सदस्यता नहीं थी, पूर्ण सदस्यता नहीं थी। पूर्ण सदस्यता ना होने का अर्थ क्या है, इसे केवल सलाह देने का अधिकार था, बहस करने का अधिकार था, अपना मतदान करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। और ये बना कौन था, तो ये बने थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है। अगला पॉइंट इस पे। अब इसके अलावा और क्या हुआ, जो देखिए जो सरकारी नौकरी होती थी, उस सरकारी नौकरी में जाति, धर्म व वर्ग, जाति, धर्म व वर्ग के आधार पे क्या होता था, विभेद होता था। जाति, धर्म और वर्ग, इसके आधार पे क्या होता था, विभेद होता था। अर्थात सरकारी नौकरियों में इसके आधार पर लोगों को नियुक्त किया जाता था। अब यहां पे क्या किया गया, यहां पर सरकारी नौकरी में जाति, धर्म और वर्ग विभेद के आधार पर जो नियुक्ति थी उसको समाप्त किया गया। ध्यान रखिएगा, ये 1833 में जाति, वर्ग या धर्म के विभेद के आधार पर नियुक्ति पर रोक लगाया गया। 1853 में फिर लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ। तो 2 किससे संबंधित है, वो नौकरी से संबंधित है, एक 1833 का, दूसरा 1853 का, ठीक है। तो 1833 20 साल के लिए कार्यकाल बढ़ गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल से सृजित कर दिया गया। विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने, जो अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इनकी समय में क्या हुआ, दास प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून आया। 1843 में 10 वर्षों बाद एलन बरो के समय में जाके समाप्त हो रहा है।
इसके अलावा जो इनका परिषद हुआ करता था उसमें एक सदस्य को बढ़ा दिया गया, विधिवेता के रूप में, कानूनी सलाहकार के रूप में क्या हुआ, लॉर्ड मैकाले को लाकर जोड़ा गया, लेकिन उनकी पूर्ण सदस्यता नहीं थी, मतदान करने का अधिकार नहीं था। और प्लस फिर सरकारी नौकरी में जो विभेद चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अंतिम 1853। 1853 का जो चार्टर एक्ट है, अंतिम का तात्पर्य आज की क्लास के अंतिम से है, बाकी हम लोग को पढ़ना तो पूरा भारत शासन अधिनियम 1935 और इनफैक्ट जो अंतिम स्वतंत्रता का अधिनियम आया था उसको भी लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो कुछ विशेष 2-3 काम। एक काम, जो 24 सदस्यों का गठन हुआ था किसके नाम से, 24 सदस्यों का गठन हुआ था, कौन थे वो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है, प्रोप्राइटर संख्या है नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो दूसरे वाले में आए हैं, 6 सदस्य हैं उसमें। अब इनकी जो संख्या 24 थी उसे घटा कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो आपने देखा, हम लोग बात कर रहे थे मैकाले को, मैकाले अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो जो विधि सदस्य जोड़े गए थे, अब इनको क्या किया गया, पूर्ण सदस्यता दे दी गई। पूर्ण सदस्यता का अर्थ क्या निकल के आया, पूर्ण सदस्यता का अर्थ निकल के आया कि अब इनको जो है यहाँ पर मतदान करने का भी अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा अब लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ, अर्थात लिखित परीक्षा के माध्यम से सरकारी नौकरी का प्रावधान किया गया, सरकारी नौकरी का प्रावधान। ठीक है, इतनी 3 बातें आप यहां पे ध्यान रखिए। क्लियर है? अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार हम लोग याद कर लेते थे कि आसान है, थोड़ा सा एक बार कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद भी हो जाएगा। 3-3, 4-4 पॉइंट लगभग सब में है और एक क्रमबद्ध तरीके से अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हर का अपना एक दृष्टिकोण है और उसी आधार पर चीजें परिवर्तित होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये जरूर है, कोई भी चीज पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा तनाव लगता है, एक बार पढ़ेंगे तो लगेगा सब मिक्सअप हो गया, भूल गए, लेकिन 2 बार 3 बार रिवाइज करके पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि 1853 तक कौन कौन सा एक्ट आया है। तो 1773, 1784, फिर 2 वर्ष बाद 1786, फिर 1793, उसके बाद 1813, 1833, 1853 हो गया। अब इसके बाद जो इसके प्रावधान हैं, कुछ प्रमुख प्रावधान मैं आप लोग से पूछ ले रहा हूं, फटाफट बता दीजिए। जैसे भारत में पहली बार शिक्षा पर निवेश के लिए 1 लाख रुपए खर्चा कब आ रहा है, 1813 का आ जा रहा है। भारत में पहली बार लिखित परीक्षा का आयोजन अंतिम वाले में 1853 में आ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन दूसरे वाले में हो गया था, 1784 में हो गया। प्रथम विधिवेता सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति 35 वाले में हो गया। इसके अलावा जो जाति या वर्ग या धर्म विभेद के आधार पर सरकारी नौकरी थी उसको समाप्त किया गया, 35 वाले में हो गया। ठीक है, लिखित परीक्षा का आयोजन पूछ ही लिया था आप लोग से, 53 वाले में हो गया था। प्रत्येक प्रेसिडेंसी के गवर्नर और परिषद का गठन कब हो रहा है, 1793। ठीक है, सेना के प्रमुख के रूप में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 में हो जा रहा है। इसके अलावा जो बंगाल के गवर्नर के सहयोग के लिए 4 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था, उनकी संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया। चौरासी पहले वाले में 4 था, दूसरे में 3 कर दिए। इसके अलावा किस अधिनियम के तहत जो बंगाल के या हम कहें भारत के गवर्नर जनरल थे
भारत के नहीं, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको पर्यवेक्षक कर दिया गया। पर्यवेक्षक किसको किया गया, कब किया गया, कुछ भी बता दीजिए। पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक करने का तात्पर्य क्या हो रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल अब वो क्या कर सकते हैं, बंबई और मद्रास के गवर्नर के जो कार्य हैं उनका निरीक्षण कर सकते नहीं। किसके तहत हुआ था? 93। अरे इसीलिए पहले भारत का गवर्नर जनरल बोला तो बाद में चेंज कर दिया, 13 में कुछ ऐसा था नहीं, 93 में हो जा रहा है। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं सॉरी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो संख्या थी वो 24 से 18, 24 से 18 कब की गई? 53, अंतिम वाले में था ना। चाय और चीन के साथ व्यापार, चाय और चीन के साथ व्यापार 13, पूरा क्वेश्चन तो जान दीजिए। चाय और चीन के साथ व्यापार कब समाप्त किया गया? 35। ईसाई मिशनरियों का प्रवेश 13। ठीक है, तो लगभग थोड़ा सा फोकस करिएगा पॉइंट पे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे कल करते हैं।